Great good morning to all. I, Sumit Kumar Singh, welcome all of you in Magadputri UPSC YouTube channel. My dear friends, जैसा कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज़ कर दिया जा चुका है, ठीक है, निकल गया है जो वैकेंसी निकलनी थी, 861 वैकेंसी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग पूरी के पूरी डिटेल आखिर अप्लाई कैसे करना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिटेशंस क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने मिलते हैं, ठीक है, और पूरी के पूरे कि आखिर किन किन जो है नेशनलिटी के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और साथ साथ जो है क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए ड्यूरिंग अप्लाई फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। फिर टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, ठीक है, ग्रैंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने एग्जामिनेशन होते हैं, कितने स्टेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, इन तमाम चीज़ों के बारे में हम एक ही वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट क्लियर? सो देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका जो है डेट तो कह सकते हैं कल से ही प्रारंभ हो गया, जब इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जा चुका है। तो 2 फरवरी 2022 से ही यह फॉर्म भराने प्रारंभ हो चुके हैं। एंड लास्ट डेट है, इसके बारे में जान लीजिए, लास्ट डेट आपका है 22 फरवरी, मतलब 20 दिन का आपको समय है, जिसमें कि एक दिन अब चला गया, ठीक है, आपको समय मिलता है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेंगे हाउ टू अप्लाई। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं इसका फॉर्म ऑफलाइन अप्लाई होता है या ऑनलाइन अप्लाई होता है। ये 3 फॉर्म इसमें अप्लाई होते हैं। प्रीलिम्स के समय तो अभी आप एक फॉर्म अप्लाई करेंगे, मेंस के समय DAF1 भराएगा, इंटरव्यू के समय DAF2 भराएगा। तीनों के तीनों फॉर्म आपको, ठीक है, ऑनलाइन कह सकते हैं भरा जाता है, ऑफलाइन कहीं भी नहीं भराता है। तो कोई भी झांसे में ना रहे कि हम ऑफलाइन भर देंगे, ठीक है। और ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, पेमेंट की सुविधा है कि आप ऑफलाइन भी एक माध्यम से कर सकते हैं, बट प्रीफर करें ऑनलाइन का ही, ठीक है। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाइड ऑनलाइन। यहाँ हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने होंगे, ऑफलाइन का कोई सिस्टम नहीं है। बाय यूजिंग द वेबसाइट, इस वेबसाइट पे जाके आप जो है यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक अवेलेबल मिलेगा और वहाँ से आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड डिटेल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द मेंशन वेबसाइट। और साथ साथ उसी वेबसाइट पे आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया रहेगा। इंस्ट्रक्शंस मतलब होते हैं निर्देश कि किस प्रकार से फॉर्म भरे जाने चाहिए, किस प्रकार के आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर होनी चाहिए, फिर आपका कोई भी एक वैलिड जो है आई कार्ड, मतलब आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ठीक है। और साथ साथ आपका DOB जो है वह सिर्फ और सिर्फ जो 10th का है सर्टिफिकेट, उसी सर्टिफिकेट का माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे इंस्ट्रक्शंस जो है दिए रहते हैं, पूरे के पूरे डिटेल में आपको निर्देश और अनुदेश दिए गए हैं। आप उसे जो है एक एक अक्षर करके पढ़ें और आपको पता चल जाएगा कि फिर इसमें इंस्ट्रक्शंस क्या हैं और कैसे हमें फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। एंड ब्रीफ इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑफ द फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, और किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरने चाहिए इसके बारे में भी ब्रीफ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा कब कंडक्ट कराए जाएंगे। आज फॉर्म भरेंगे आप, तो उसके बाद जो है 5 जून, ठीक है, 5 जून को जो है आपकी प्रारंभिक परीक्षा कंडक्ट कराए जाएंगे। मतलब फर्स्ट वीक ऑफ जो संडे होता है उसमें ही प्रारंभिक परीक्षा होते हैं जनरली हर एक साल। हाँ, अगर कोविड-19 या कोई अदर जैसे कारण की वजह से कुछ दिनों के लिए डेट एक्सटेंड कर दिए जा सकते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर में 10 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ, लेकिन वैसा रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होता है जब कोई वैसी त्रासदी, कोई आपदा या कोई ऐसा इंसिडेंट घटती है तो। बट जनरली जो डेट इनके टेंटेटिव लिस्ट में जारी किए जाते हैं उसी डेट को प्रारंभिक परीक्षा लिए जाते हैं। द नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूँ तो मैंने पहले ही बता दिया, 861 वैकेंसी इसमें दी गई है। प्रीवियस ईयर से थोड़ी वैकेंसी अधिक है क्योंकि प्रीवियस ईयर में 712 वैकेंसी ही था। अलॉटमेंट ऑफ द सेंटर, देखो सबसे बड़ी बात है कि जब आप जो है ना, जैसे कहीं भी रह रहे हैं लेकिन आप जो है सेंटर अपने नियरेस्ट चुनते हैं, तो लेकिन इसमें एक फॉर्मूला अपनाया जाता है, वह है फर्स्ट अप्लाई फर्स्ट अलॉट। कहने का मतलब है फर्स्ट अप्लाई एंड फर्स्ट अलॉट, कहने का मतलब है कि अगर आप पहले अप्लाई करेंगे और पहले चॉइस ऑफ सेंटर को चुनेंगे तभी आपको अपने चॉइस का, अपने इंटरेस्ट का सेंटर मिल पाएगा। अदरवाइज होता क्या है, हर एक सेंटर का एक लिमिटेशन होता है। जैसे देखिए
एक बकेट है, बकेट मतलब बाल्टी, एक बाल्टी में आप जो है पानी को डालेंगे तो एक लिमिटेड जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतनी ही वो भरेगा, उसके बाद वो पानी बाहर निकलना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यूपीएससी के दिए गए हर एक सेंटर की एक लिमिटेशन है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट को वो एडजस्ट कर सकता है। अदरवाइज होगा क्या, जब बहुत सारे कैंडिडेट एक ही सेंटर पे अप्लाई करने लगते हैं तो वो जो सेंटर की कैपेसिटी जब फुलफिल हो जाती है उसके बाद क्या होता है कि वह दूसरे सेंटर में उसे भेज देते हैं। तो इसलिए अगर आपको अपने चॉइस का सेंटर चाहिए तो ये ज़रूरी है कि आप जल्द से जल्द और जल्दी अप्लाई करें ताकि आपको सेंटर अपनी मनपसंद का मिल सके। ठीक है, आगे है प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन। देखो सभी को मालूम है या फिर जो नहीं भी जानते हैं, जो न्यू एस्पायरेंट्स हैं, तो इसके 2 सक्सेसिव स्टेज होते हैं। सबसे पहला प्रारंभिक परीक्षा जिसके लिए भी आप फॉर्म भर रहे हैं, 5 जून को इसका एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। इसका नेचर ऑफ द क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब एमसीक्यू। ठीक है, और इसका सिलेक्शन कह सकते हैं, इसमें जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं वो मेंस के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। ठीक है, मुख्य परीक्षा के लिए इसका मार्क्स फाइनल मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट नहीं किया जाता, यह सिर्फ और सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, क्योंकि इसमें 10 लाख से अधिक विद्यार्थी फॉर्म भरते हैं यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में। उसमें जो कह सकते हैं 5 लाख अपीयर होते हैं और चुने जाते हैं, जितनी वैकेंसी निकली है उससे 12 से 13 गुना। तो उतने ही कैंडिडेट का यह सिलेक्शन का एक प्रकार से स्क्रीनिंग टेस्ट है, फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट डोर है, जिसे क्रॉस करके आप मुख्य परीक्षा के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। और मुख्य परीक्षा जो मेंस एग्जामिनेशन है, जो कि सेकेंड स्टेज है, ठीक है, उसमें आपको लिखित परीक्षा ली जाती है, सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, और एक साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाता है, जो कि रियल फाइट इसी में होता है। ठीक है, रिटेन और इंटरव्यू में, और यह आपके फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं। स्टैट क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी कंडीशन की। तो सबसे पहली बात है कि नेशनलिटी, और सामान्यतः जो भारत के लोग ही होते हैं वही इसमें अप्लाई करते हैं। लेकिन तीन ऑल इंडिया सर्विस है। ठीक है, आईएएस, ठीक है, आईपीएस और आईएफएस। ठीक है, इन तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज में जो है सभी का चॉइस आईएएस नहीं होता है, लेकिन ये 3 ऑल इंडिया सर्विस जो है सिर्फ और सिर्फ जो है इंडियन ही भर सकेंगे, मतलब जो भारत के नागरिक होंगे वही भर सकेंगे। ठीक है, आईएएस, आईएफएस और आईपीएस। ठीक है, लेकिन अदर इसमें जो कह सकते हैं कि 20 से 23 पोस्ट होते हैं। ठीक है, तो अदर जो सर्विसेज हैं उसमें इंडिया के नागरिक तो भरेंगे ही, साथ साथ नेपाल और भूटान के लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ टिबेटियन रिफ्यूजीज जो 1962 से पहले आए हैं और उनका इंटेंशन भारत में बसने का था। तो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सबसे जान लेना महत्वपूर्ण है ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनलिटी। अब हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानेंगे एज लिमिट के अकॉर्डिंग। ऐसा नहीं कि 50 साल जिनका हो गया वो भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। हर एक वैकेंसी की, हर एक जॉब की एक एज क्राइटेरिया होती है, एज लिमिटेशंस होती है। तो एक कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर। देखो मिनिमम एज लिमिटेशन जो है वो 21 साल रखे गए हैं, और मैक्सिमम एज लिमिटेशन जनरल वालों का ये 32 ईयर्स रखा गया है। जो कैंडिडेट 21 साल पूरे कर चुके हैं और 32 ईयर से कम है वह इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो अपर एज लिमिट है वह किन्हीं के लोगों के लिए जो है थोड़ा रिलैक्स दिया गया है, जैसे जो है 5 साल बढ़ा के मिलता है। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाले को। ठीक है, मतलब अगर वह 32 ईयर लास्ट एज है तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से जो बिलोंग करते हैं वह 37 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर ओबीसी कैंडिडेट वालों को भी 3 ईयर्स एक्स्ट्रा मिलता है, मतलब उनकी मैक्सिमम एज 35 ईयर्स हो जाते हैं। स्टैट क्लियर। ठीक है, और डिफेंस वाले, पर्सनल वाले, ठीक है, डिसेबल्ड इन ऑपरेशन, जो कि कार्य करते हुए या फिर अपनी ड्यूटीज़ में डिसेबल्ड हो जाते हैं, ऐसे डिफेंस पर्सनल को भी 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है। तो ये सब कह सकते हैं उन्हें थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है। उसी प्रकार 10 साल एक्स्ट्रा मिलता है फिजिकली डिसेबल्ड। ठीक है, मतलब एक प्रकार से पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी। ठीक है, पीडब्ल्यूबीडी को इनको एक्स्ट्रा कैटेगरी मिलता है 10 साल के लिए, मतलब अगर लास्ट एज 32 ईयर्स है 10 साल ऐड कर लो 42 ईयर्स हो जाएंगे। स्टैट क्लियर। तो ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, locomotor disability including cerebral palsy, spastic curved dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophisms, autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness,
और बहुत तरह के जो है फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी वाले जो पर्सन्स होते हैं उन्हें 10 साल का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलता है। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ, सबसे महत्वपूर्ण है कि किन्हीं किन्हीं जो है एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या होता है और किन किन विद्यार्थियों को, जैसे इसमें कहा जाता है कि जो फाइनल ईयर कैंडिडेट है ना वो अभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रखा गया है। वह तो है कि जो भी व्यक्ति किसी भी यूनिवर्सिटी से या यूजीसी मान्यता प्राप्त विद्यालय से या सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के, ठीक है, लेजिस्लेचर से बनाए गए कोई भी विश्वविद्यालय से, ठीक है, अगर उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, उन्होंने डिग्री हासिल कर ली है, तो वह इस परीक्षा में, मतलब वह स्नातक कर चुके हैं, ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो वह इस यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डिग्री के समानांतर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है वह भी इसमें एलिजिबल है। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें होता है कि नंबर ऑफ, कह सकते हैं कि एक बार जो कैंडिडेट होते हैं, जो फाइनल ईयर होते हैं ना, वह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होते हैं या फिर अपने लास्ट सेमेस्टर में होते हैं। बट उनको एक चीज़ ध्यान रखना होता है कि जब भी आप अप्लाई करें, इन बातों का ध्यान रखें कि आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है या फिर जो ग्रेजुएशन का एक प्रकार से कह सकते हैं कि आपका फाइनल जो मार्कशीट होगा या फिर सर्टिफिकेट होगा, डिग्री होगा, वो मेंस के डीएएफ, मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं मेंस एग्जामिनेशन से पहले वह आपके हाथ में होना चाहिए और आ जाना चाहिए। अगर ऐसा है देन यू कैन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इवन ड्यूरिंग योर फाइनल ईयर। अब है नंबर ऑफ अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं, किन्हीं किन्हीं कितना अटेम्प्ट मिलता है। एवरी कैंडिडेट अपियरिंग एट द एग्जामिनेशन हु इज अदरवाइज एलिजिबल शैल बी परमिटेड टू 6 अटेम्प्ट। सभी को 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, मतलब वह 6 बार जनरल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। SC/ST को अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलता है, OBC को 3 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलते हैं, तो 6 + 3 9 अटेम्प्ट हो गए। फिजिकली बेंचमार्क डिसेबिलिटी को 9 अटेम्प्ट है जो जनरल वालों से है, ठीक है, और SC/ST प्लस उनको जो है कह सकते हैं कि वो 42 ईयर्स तक वो अप्लाई भी कर सकते हैं। तो एक कह सकते हैं एज क्राइटेरिया तो हम लोग देख ही लिया, यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट की हम बात कर रहे हैं। आगे फ़ी के बारे में, पैसा किसे किसे कितना लगता है। जनरली फ़ी देखो इसका मात्र 100 रुपीज़ है, 100 रुपया है, मतलब 100 रुपये हैं, अधिक फ़ी नहीं लगती, 100 रुपीज़ ओनली। लेकिन जो एक फीमेल कैंडिडेट है, SC है, ST है और पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ऐसे पर्सन्स को कोई फ़ी देना नहीं पड़ता है या जो है एग्जेम्प्टेड है, मतलब इन्हें यह भी शुल्क माफ़ कर दिया जाता है। आगे हाउ टू अप्लाई, हमें अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में जान लेते हैं। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन यूजिंग द वेबसाइट, जो यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट है उसी में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। हम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। डिटेल इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आर अवेलेबल ऑन द अबव मेंशन वेबसाइट। और किस प्रकार से फॉर्म भरे जाने चाहिए, वेबसाइट के भरने से पूर्व आपको इंस्ट्रक्शंस में, अनुदेश में और निर्देश में दिए रहेंगे। अब बात कर लेते हैं थोड़ा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का। तो इसमें 2 कंपलसरी पेपर होता है, ठीक है, इसमें 200 मार्क्स के होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। बोथ द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव, और सभी क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, MCQ बेस्ड, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और ड्यूरेशन जो है हमें 2 घंटे का समय मिलता है, ठीक है। जिसमें कि पेपर 2 जो हमारा होता है, GS का पेपर 2 प्रीलिम्स का, वो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, उसमें बस हमें 33% जो है मार्क्स लाने होते हैं, ठीक है। और जो कह सकते हैं क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में छपते हैं, और जो कह सकते हैं कि मेंस के लिए कट ऑफ जारी किए जाते हैं वो सिर्फ GS पेपर 1 से जारी किए जाते हैं। तो ये बातों को ध्यान रखें। अब मेंस एग्जामिनेशन के लिए देख लेते हैं इसमें कितने पेपर होते हैं। तो इसमें रिटेन होते हैं, सब्जेक्टिव होते हैं, जिस प्रकार आप कॉलेज में लिख के देते हैं ना कि क्वेश्चन दे दिया जाता है, आप उसमें प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार इसमें हमें उत्तर को लिखने होते हैं, मतलब डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। इसमें पहले 2 क्वालिफाइंग पेपर होता है, पेपर 1 जो कोई भी हम भारतीय भाषा को चुन सकते हैं, जो कि भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में है, ठीक है, 8वें शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये 300 मार्क्स के होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। यह दोनों क्वालिफाइंग पेपर के मार्क्स जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में कैलकुलेट नहीं किए जाते। अब है कि पेपर काउंटेड फॉर मेरिट। अब कौन कौन से पेपर होते हैं जो कि मेरिट के लिए काउंट होते हैं। तो सबसे पहला है एसे का, यह भी 250 मार्क्स के होते हैं, पहला पेपर एसे का ही होता है आपको, ठीक है।
दूसरा पेपर होगा GS1 का, ठीक है, यह भी 250 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी से प्रश्न पूछे जाते हैं। मतलब भारत की विरासत, संस्कृति और भारत का इतिहास, ठीक है, एशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री एज वेल एज ज्योग्राफी, ठीक है। भूगोल से किसका भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, और साथ साथ समाज से संबंधित वुमेन रिलेटेड इशूज, अर्बनाइजेशन से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं GS2 की, यह भी 250 मार्क्स के होते हैं, और इसमें जो है कह सकते हैं मुख्यतः यह कह सकते हैं कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ठीक है, गवर्नेंस हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटी हो गया, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन, या एक प्रकार से इसे पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन कह सकते हैं, जो कि डायनेमिक इन नेचर है, करेंट ओरिएंटेड है, करेंट अफेयर्स से क्वेश्चन इसमें अधिक पूछे जाते हैं। आगे है पेपर 4 और जनरल स्टडीज पेपर 3, ठीक है, यह भी 250 मार्क्स के होते हैं। इसमें टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, कह सकते हैं कि तकनीक से संबंधित और इकोनॉमिक्स, आर्थिक जगत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, विकास से संबंधित, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज से संबंधित, ठीक है, जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ साथ सुरक्षा और आपदा प्रबंधन से भी प्रश्न इसमें आते हैं। अब हम पेपर 5 की बात करते हैं, तो वह है जनरल स्टडीज पेपर 4, ये भी 250 मार्क्स के होते हैं, जिसमें कि इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हैं यह इथिक्स का पेपर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बहुत सारे केस स्टडी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब 2 पेपर हमें ऑप्शनल का चयन करना होता है, मतलब सब्जेक्ट एक ही चुनेंगे आप, लेकिन उसके 2 पेपर होते हैं, ठीक है, पेपर 6 और पेपर 7। तो ये आप अपने जो भी विद्यार्थी होते हैं, जैसे कोई साहित्य में इंटरेस्टेड हैं तो हिंदी, इंग्लिश, उड़िया, गुजराती, मराठी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ साहित्य के पेपर चुनते हैं। कोई जो है सब्जेक्ट जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल साइंस, केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, बहुत सारे साइंस के जैसे मैथमेटिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब सारे सब्जेक्ट भी चुन सकते हैं, और साथ साथ ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं आपको ऑप्शनल के रूप में आपको अवेलेबल है। आपको हम आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ अवेलेबल है वीडियो कि कितने ऑप्शनल यूपीएससी में होते हैं और कौन कौन ऑप्शनल को यूपीएससी के कैंडिडेट चुन सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब टोटल मार्क्स की बात करते हैं तो रिटन टेस्ट जो होता है ना, ठीक है, एक ऐसे का, 4 जीएस का और 2 ऑप्शन मिला के वो हो जाता है 1750 मार्क्स का, और एक इंटरव्यू होता है जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहा जाता है, व्यक्तित्व का परीक्षण, ठीक है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको 275 मार्क्स का इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। ग्रांड टोटल हो गया 225 मार्क्स, और इसके बाद आपका फाइनल रैंक डिक्लेयर किया जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट जो है घोषित की जाती है, और उस आधार पे जैसा आपका रैंक आएगा, जैसे आपकी कह सकते हैं कि मेरिट में आपके जिस आधार पे आपको कह सकते हैं ना कि रैंक अलॉट किया जाएगा, और उसके बाद उसी आधार पे जो है आपको सर्विस भी अलॉट किए जाते हैं, ठीक है। टॉप 50 या टॉप 100 वाले लोग जो हैं प्रॉपर आईएएस मिल जाता है, बहुत लोगों का प्रेफरेंस आईपीएस रहता है, बहुत लोग आईएफएस सेलेक्ट करते हैं, तो अपने अपने चॉइस पे भी यह कह सकते हैं कि निर्भर करता है, और साथ साथ रैंक पे भी यह निर्भर करता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल देन लाइक इट, share it as well as subscribe it, and also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.